हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा है #Day8। इससे पहले के हम 7 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें कि हमने 7 डेज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है, इसमें आपको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिए। बीपीएससी के पूछे हुए पिछले साल के ही क्वेश्चंस है, पिछले साल के पिछले बार के ही क्वेश्चंस है। तो ये आपके एग्जाम में आपको अब तैयारी करने के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इनको जरूर देखिए। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में भी मैंने कंटेंट लिया है, मींस आपको क्वेश्चन दिए हैं प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दिया है अच्छे से। तो आप अगर अपनी साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी बीपीएससी 3.0 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आइए, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सभी का, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस आपकी जानकारी के लिए दे दूं एक छोटी सी जानकारी कि यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम की। आपका जो साइंस का कंटेंट है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का कंटेंट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और पीडीएफ आपको सारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आइए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। इसमें कौन सा ऐसा निम्न में से कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो मैंने इसमें आंसर्स लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको जब आप रिवाइज करें तो आपको आंसर्स कहीं खोजना ना पड़े। चलिए इसकी व्याख्या मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसलिए इसके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है बल्कि प्रोटॉन्स की संख्या, इसके पास प्रोटॉन की संख्या हो जाती है 1। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसमें। जैसे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। आपका परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। तो परमाणु संख्या हो जाएगा बराबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी परमाणु संख्या। ठीक है, ये परमाणु संख्या हो गई और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आपका मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर हो जाएगा आपका सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये सब आपको जरूरी है पता होने, क्योंकि अगर इसके हिसाब से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर पाएंगे, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा और तो आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं कि एटॉमिक नंबर, जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको जब पता होगा कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप दे सकते हैं आंसर। ऐसे ही अगर आपको मास नंबर पता है, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मास नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाता है मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस सब बातों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसके बारे में और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच बिल्ड द एटम। एक कोई भी परमाणु होता है, परमाणु को परमाणु कैसे बना होता है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अपरमाणविक कण है जो परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और आपका न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये सब पॉइंट्स आप सबको पता है। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी। अब प्रॉब्लम क्या आती है इस तरह की क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और ये कई वनडे एग्जाम्स के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में आता है कि आपको कोई भी
एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, साथ ही साथ उसका मास नंबर दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको ज्ञात करना होगा कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसके लिए जब तक कि आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए हम इसको इस क्वेश्चन के जरिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया है, अभी आप इस +3 को भूल जाइए, अभी आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ +3 लिखा हुआ है। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि एल्यूमिनियम दिया है, आपको सिर्फ इतना देखना है अभी इधर वाला पोर्शन। ठीक है, अभी +3 वाला केस हम बाद में देखेंगे। तो एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम का आपका नीचे वाला हमेशा, ये जो नीचे वाली संख्या है ये क्या हो जाती है, हमारी एटॉमिक नंबर होती है। तो ये आपकी क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाली संख्या हो जाएगी ये आपकी मास नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या एटॉमिक नंबर, ऊपर वाली संख्या मास नंबर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछना है, अभी आप इसका आंसर मत देखिए क्योंकि आंसर इसका आपका गलत होगा, आपका आंसर इसके हिसाब से था। हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, जिसमें कि हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको ज्ञात करने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे साथ में मिलकर, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था अभी पिछली स्लाइड में। तो ये फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर बराबर किसका हो जाता है, आपका परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी हम जान चुके हैं। तो इससे हम इतना तो ज्ञात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ, जो पहला वाला केस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हम निकाल सकते हैं जो हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर हमको 13 दे रखे रखा है, तो 13 बराबर 13 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 13। ठीक है, अब हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि वो क्या फॉर्मूला था, न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स को निकालने का क्या फॉर्मूला था, आपका मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 27, और एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 13। तो आप इसको माइनस करेंगे 4 और ये 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया हमारे पास, 14। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक और इसमें देखो, मैं ये आपको बोलना भूल गई है भैया, इधर की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी तो है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, इस हिसाब से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर आपको कहीं भी द्रव्यमान या आपको परमाणु नंबर, परमाणु संख्या दी होगी किसी भी एलिमेंट की, तो आप इस तक पहुंच सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर +3 का खेल है, ये +3 का खेल क्या है, इस +3 के हिसाब से हमारा क्या उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैं पूरा रब कर देती हूँ, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम देखेंगे +3 वाला केस, जिसमें +3 लगा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे +3 की जगह कोई भी कुछ भी हो, मतलब +2 हो, +1 हो, तो ये सारे केसेस इस एक ही तरीके से चलेंगे। पर अगर यहाँ पर -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो ये केसेस अलग तरीके से चलते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे हमारा प्लस वाला केस। प्लस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि इसमें क्या क्या गिवन है। पहली चीज, ये आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 13 आपका। और दूसरी चीज आपको गिवन है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर ये आपको कितना दिया है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, नंबर कितना दे के रखा है, 13, तो 13 के बराबर, उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, 13। पर अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 13 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इसके प्लस साइन है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 - 3 हो जाएगा, 13 - 3, इसका मतलब 10। जब प्लस का साइन है तो आप माइनस करेंगे, माइनस का साइन होगा तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो 13 - 3 कितना हो गया, 10। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने आएंगे, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे 10, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन्स क्यों होता है, बराबर होता है, क्योंकि मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर कितना है इसका, 27, और एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो इस हिसाब से आपका इसका उत्तर हो जाएगा वापस से आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 14। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए अब मैं ये एक चीज जो मैंने आपको बोली थी कि इसमें
अगर यहाँ पे +3 का केस है तो हमने क्या किया, 13 में से माइनस को 3 कर लिया। जब प्लस का केस है, अगर मान लीजिए इसी जगह पर आपको क्या दिखेगा, इसको आपको 3 माइनस होता, मान लीजिए ये 3 माइनस होता, तो आप क्या करते, आप 13 में 3 को प्लस कर लेते, तो आपका ये 16 आ जाता। इसका मतलब आपका एटॉमिक, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाती, आपकी 16 आ जाती, क्योंकि तब वो लूज नहीं करता, तब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको सबको क्लियर हुई होगी। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। ठीक है, प्लस वाले केस और माइनस वाले केस तो बहुत आते हैं, सिंपल तो कम ही आता है। इस तरह से प्लस प्लस वाले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही बच्चे निकालने में गड़बड़ करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो मैंने एटम से रिलेटेड जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लगी, मैंने सारी एक स्लाइड में डाल दी हैं, जिससे कि आप कहीं इधर उधर ना भटकें और आपका क्वेश्चन भी गलत ना हो। जैसे कि इसमें से क्या पूछा जाता है कि आपके पास प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ये क्या हो गए, इसकी डिस्कवरर्स हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपको एसएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, बहुत जगह एक वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें इस वाले जो ऊपर वाला आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें आपको चार्ज एक बार आप गो थ्रू करेंगे बस चार्ज को। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस का चार्ज है। ठीक है, इधर मास, और मास का क्या हो जाएगा, मास आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत पूछा जाता है, तो मास ऑफ 9.11 × 10⁻³ और मास ऑफ आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, दोनों एक से ही मास है। तो एक बार आप बस निगाह डाल लीजिए, जिससे कि आपके पास जब ऑप्शंस आएंगे तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट भी आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ पूरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की हमारी। तो यहाँ पर हम इसी तरह से करते हैं, अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, जिससे कि आगे आने वाले कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड हमारे गलत नहीं हो। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट का बहुत इंतजार रहता है मुझे। चलिए, एनसेफेलोग्राम इज यूज इन मॉनिटरिंग। एनसेफेलोग्राम का उपयोग निगरानी में किया जाता है, किस चीज की निगरानी में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्रेन। ये ब्रेन, मस्तिष्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए चलिए इसको अच्छे से अब समझ लेते हैं कि आपका एनसेफेलोग्राम, इसको ईईजी के नाम से भी जाना जाता है, इज अ टेस्ट दैट मेजर्स, ये क्या है, जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द स्कैल्प। आपके स्कैल्प के ऊपर जो सर होता है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, ऐसे डिस्क शेप में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड्स, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो सर के अंदर गतिविधि है उसको जांचा जाता है, और ये इलेक्ट्रिकली एक तरह से कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन सेल्स जो होते हैं कम्युनिकेट करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मुंह से बात करने लगेंगे, पर क्या है, सेल की एक्टिविटी, सेल का मूवमेंट, ये सब क्या है, चेक किया जाता है, जांचा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू, वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इम्पल्सेस भेजा जाता है, और फिर जो सेल्स है वो वापस इम्पल्स उसको उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम इवन ड्यूरिंग द स्लीप। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज अप एज वे लाइन ऑन द ईसीजी रिकॉर्डिंग, इसीलिए इसकी ईईजी की रिकॉर्डिंग के हिसाब से उसको दिया जाता है। ये ईईजी की रिकॉर्डिंग वही देख सकता है जो डॉक्टर होगा प्रॉपर, क्योंकि उसको पता है किस तरह का ग्राफ आना चाहिए, किस तरह के मूवमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब ब्रेन के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ एक परीक्षण है जो खोपड़ी में से जुड़ी छोटी धातु डिस्क का उपयोग करके मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि को मापता है। मस्तिष्क कोशिकाएं विद्युत आवेग के माध्यम से संचार करती हैं और हर समय सक्रिय रहती हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी। यह गतिविधि ईईजी रिकॉर्डिंग पर लहरदार रेखाओं के रूप में, मीन्स मतलब ये वेवी लाइंस के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आइए वापस से क्वेश्चन की तरफ जरा देख लेते हैं एक बार। तो आपका क्या हो गया, हार्ट के लिए क्या यूज होता है, आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो आपका ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से आप नहीं कंफ्यूज होंगे। साथ ही साथ लिवर के लिए क्या होता है, एलएफटी टेस्ट होता है।
लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो कि लिवर कितना ज़्यादा आपका हेल्दी है, कितना वीक है, इसको पूरा डिटरमाइन करने के लिए इसके लिए बहुत यूज में आता है। और आजकल तो एलएफटी टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि लोगों को लिवर की दिक्कतें बहुत होने लगी हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द हाइएस्ट वेवलेंथ। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, एक बार मैं आपको यहाँ पे वापस से बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगी। इसीलिए रेड लाइट हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स, आपका डेंजर, इन सब जगह यूज होता है, जिससे कि रेड लाइट इजिली विजिबल होता है, एकदम चमकता हुआ। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या मैंने यहाँ पे बनाया, सिर्फ मैंने बना दिया है, जिससे कि सारी चीजें हम खुद ही फिल कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे कई बार करा है। देखो, आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि वेवलेंथ की जैसे ही बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है पॉइंट, कि वेवलेंथ रेड लाइट का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, और वॉयलेट लाइट का क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जैसी आवृत्ति की बात आएगी तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तीसरी बात आ जाती है आपकी एनर्जी। एनर्जी की जैसी ऊर्जा की बात आएगी तो रेड लाइट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वॉयलेट लाइट की क्या हो जाएगी, आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चौथी बात आ जाती है ल्यूमिनोसिटी की। ल्यूमिनोसिटी की, तो ल्यूमिनोसिटी की जैसे ही बात आएगी तो आप बोलेंगे पहले क्या है, इस तरीके से ग्राफ होता है, पहले बढ़ता है और फिर गिरने लगता है ग्राफ, पहले बढ़ती है ल्यूमिनोसिटी फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब पांचवी बात आपको क्या याद रखनी है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन की जब बात आती है तो आपको क्या याद रखनी है कि रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट डेविएट लीस्ट, सबसे कम डेविएट होती है, और वॉयलेट लाइट क्या होती है, डेविएट मोस्ट। अब आप यहां देख भी सकते हैं, ये लाइन गई, ये मुड़ी, और ये सबसे ज्यादा मुड़ गई, ये कम मुड़ी, तो ये क्या है, ये ज्यादा मुड़ गई, इसलिए मोस्ट डेविएटेड लाइट होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, हमने कई बार करा है, तो इसमें ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रिक मोटर हीट इज कन्वर्टेड, सॉरी, इन इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पर ना सारे आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी थी, जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, सब मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, तो अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला हो गया आपका जनरेटर। तो जनरेटर क्या है, डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, जनरेटर का काम हो गया। फिर ट्रांसफार्मर की बात होती है, तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज की वैल्यू को क्या है, चेंज कर सकता है, और फ्रॉम वैल्यू टू अनदर, बट द पावर रिमेन्स, और बिना पावर को चेंज करे वोल्टेज को क्या है, वो बदल सकता है। ये काम होता है किसका, ट्रांसफार्मर का। इन ट्रांसफार्मर पावर विल रिमेन द सेम, पावर क्या है, सेम रहती है एट द इनपुट एंड आउटपुट, बट द वोल्टेज विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर कैन चेंज द वोल्टेज, वो वोल्टेज बदल सकता है बिना पावर को बदले। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, द ट्रांसमिशन करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें एसी करंट को का ही यूज होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन करंट जो ट्रांसमिट हो रहा है, करंट निकल रहा है, वो आपका एसी करंट होता है। ठीक है, जनरेटर एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर ऐसे उपकरण है जो वोल्टेज को के मान को एक मान से दूसरे मान में बदलते हैं, लेकिन बिजली वही रहती है। ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पर बिजली की समान रहेगी, लेकिन आवश्यकताओं के आधार पर वोल्टेज बढ़ाया घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। संचरण धारा प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इसके हो गए आपके जनरेटर ट्रांसफार्मर के। और हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल मोटर का काम क्या था, हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर का काम था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर का काम था इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। और आपका जनरेटर क्या है, उल्टा जस्ट कर रहा है। आपका जनरेटर आपने क्या देखा था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक का जस्ट ऑपोजिट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाई एसी प्रिफर्ड ओवर डीसी, एसी को ही क्यों यूज किया जाता है। मतलब एसी क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिव करंट, और डीसी क्या हो गया
गया डायरेक्ट करंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए कि एसी कैन इजिली बी ट्रांसफॉर्म्ड टू डीसी। एसी को क्या है, इजिली बदला जा सकता है किसमें, डीसी में, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स, वेयर डीसी के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एसी इसलिए यूज किया जाता है ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट कभी नहीं यूज करते हैं ज्यादातर। कि एसी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जिससे कि वो रेक्टिफायर के द्वारा हम उसको बदल सकते हैं डीसी में, पर अगर डीसी यूज कर रहे हैं तो उसको एसी में हम बदल नहीं सकते। ठीक है, एसी कैन इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है, वेयरएज इन डीसी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रांसफॉर्मर्स वर्क ऑन चेंजिंग ईएमएफ प्रिंसिपल। जनरेशन ऑफ एसी इज चीपर दैन डीसी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एसी और डीसी के याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको हिंदी में। डीसी की तुलना में एसी को प्राथमिकता क्यों दी गई है, एसी के को रेक्टिफायर की मदद से आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, जबकि डीसी में यह संभव नहीं है। एसी को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से ऊपर या नीचे किया जा सकता है, जबकि डीसी में यह संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बदलते ईएमएफ सिद्धांत पर काम करता है। इसी का उत्पादन डीसी बिजली की तुलना में सस्ता है। ठीक है, एसी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स प्लेसमेंट इन द सर्किट इज। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ, देखो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं बहुत ही चालाकी से। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा और परिपथ में उसके स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या होता है, तो देखो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है वो कौन होता है, वोल्ट मीटर तो नहीं होता, वोल्ट मीटर तो नहीं होता, तो ये क्या होता है आपका अमीटर होता है। दोनों में दिया है, और अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो उसके हिसाब से अमीटर हमेशा श्रृंखलागत लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए सारी बातों को इसको हम जान लेते हैं। ये आपके दो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, अमीटर और आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अमीटर क्या है, अमीटर आप देख सकते हैं ये, और ये आपका अमीटर अगर कहीं लगा है मान लीजिए, तो आपको अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं तो मेरे पास ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद ये मेरे पास अमीटर है, और ये अमीटर के बाद ये क्या हो गया यहाँ से प्लस, और ये हो गया नेगेटिव। तो अमीटर हमेशा क्या है, रेजिस्टेंस की हमेशा सीरीज में लगा होता है। अगर मैं बात कर लूं वोल्ट मीटर की, तो ये अगर ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये सर्किट पूरा मेरा कंप्लीट होकर इधर आया, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और वोल्ट मीटर मुझे लगाना है, तो वोल्ट मीटर लगाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से अब अपना चीज को, अपने सर्किट को बनाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर क्या है, हमेशा पैरेलल लगता है, और आपका ये क्या हो गया, आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ, और पहले वाले केस में क्या हो गया, अमीटर लगा हुआ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि अमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेजर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ए। मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, एक तरह से आपका वोल्टेज को डिटरमाइन करना, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन ये आपके दो पॉइंट्स है, इसके बीच में क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इसको क्या है, ये मापता है कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आइए अब इसके थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली की अगर मैं बात करूं कि अमीटर जो है, ammeter, it is used to measure current, it is used to measure voltage across the two points, दो पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज बह रहा है उसको मापता है। रेजिस्टेंस इसमें कम होता है, रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, हाई होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, फिर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर चेंज ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर एन आइडियल अमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0, और एक आइडियल अमीटर में क्या है, जिस अमीटर अमीटर मत क्या कर रहा है, जो कि करंट को माप रहा है, तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इसलिए वो करंट इजीली नाप सकता है। और आइडियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल वी। ये सब पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इकोलॉजी से रिलेटेड, आपके एनवायरनमेंट जो है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज। तो आपका मेन कंपोनेंट क्या है ग्रीन हाउस गैस का, आपका मीथेन।
नहीं, आप यहाँ पे इसका उत्तर क्या करेंगे, इसका उत्तर 2 नहीं होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, इसका आप मार्क करेंगे उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का। देखो ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन भी रिस्पॉन्सिबल है, पर मेन कंपोनेंट पूछा गया है, तो ये आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए सारे घटक को देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा ही क्लियरिटी हो जाएगी, पर मेन पूछा जाएगा तो आप CO2 को लगाएंगे। ठीक है, greenhouse effect is the process through which the heat is trapped near the earth's surface by a substance known as greenhouse gases। greenhouse effect क्या हो गया कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हीट क्या है, ट्रैप हो जाती है नियर द अर्थ सरफेस बाय सब्सटेंस। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं, अगर आपने कहीं गार्डन में एक ग्रीन ग्रीन सा पूरा शेड देखा होगा, उसके अंदर पौधे उगते हैं, पौधों को उगाया जाता है स्पेशली, तो वो आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत भपका सा लगेगा, एकदम एकदम भपका सा लगेगा। तो उससे क्या मतलब है कि वो हीट को ट्रैप करा जा रहा है, उस हीट को मेंटेन किया जा रहा है, उतना टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है उस शेड को ऊपर लगा के। उसके ऊपर तो सन की रेज आ ही रही है, पर उसको क्या है, उस शेड से उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद हो रही है। तो क्या है, यही सेम चीज हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द हीट इज ट्रैप्ड नियर द अर्थ सरफेस बाय सब्सटेंस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। और ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पर अगर आप मेजर ग्रीन हाउस गैस को देखेंगे तो मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मेजर ग्रीन हाउस गैस का मेन ग्रीन हाउस गैस आपकी क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस अ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो CO2 क्या है, अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या है, सारी की सारी जो पृथ्वी है वो एकदम ठंडी हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया तो टेरेस्ट्रियल ये कोलैप्स हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली बाय अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री गिर जाएगा। तो सोचो कितनी कितनी ज्यादा मतलब बर्फ हो जाएगी हर जगह। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक है, पर क्या हो गया है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से ओवर क्या है, ओवर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है आपका ये एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को पूरा इसका मतलब कारगर हो जा रहा है इसकी वजह से। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस से भर जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जा रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बढ़ाने में मदद कर रहा है। और इससे क्या है, इंटर्न इकोलॉजी क्या है, पूरी डिस्टर्ब हो रही है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरी फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट हैव लेड टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर हैव डिस्टर्बेड द अर्थ एनर्जी बैलेंस। दिस हैज लेड टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है बोल रहा है ये, कि ग्रीन हाउस प्रभाव का वह प्रक्रिया है जिसे माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों नामक पदार्थों द्वारा पृथ्वी की सतह पर गर्मी को रोक लिया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प शामिल हैं। वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वैज्ञानिकों के निर्धारित किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो स्थलीय ग्रीन हाउस प्रभाव समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग इतना कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मानवीय गतिविधियां, ये सब क्या है, इसके कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ठीक, ये सब हम देख चुके हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू भी, इमेज इसलिए लगा देती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीजें रह जाए। आप क्या देखेंगे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत आपको दिख रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, मेन कंपोनेंट, या आप इसको बोल सकते हैं मेजर कंपोनेंट क्या हो गया ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CFCs, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक आपका रह गया वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आर्द्रता नापने के लिए आपका उत्तर हो जाएगा इसमें हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आप करते हैं। किसको, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी सारे हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर ये भी समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो हाइड्रोमीटर क्या हो गया, सबसे पहला, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। देखो हाइड्रो है ना, हाइड्रा, हाइड्रा से याद रख सकते हैं, हाइड्रा मतलब कुछ वाटर से रिलेटेड होगा।
कुछ लिक्विड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोमीटर, डिवाइस फॉर मेजरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड सच एज इट्स डेंसिटी। कोई पानी की आपको क्या है, आपको घनत्व देखना है, डेंसिटी देखनी है, उसका वॉल्यूम देखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, तो ये आप किससे देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा देख सकते हैं। पायरोमीटर क्या है, ये एक तरह से इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते पर फिर भी आप चीजों को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा होता है। द पायरोमीटर रेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी रेडिएट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसको क्या है, पायरोमीटर जज कर लेता है, तो उसका टेम्परेचर वो बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर, लैक्टोज से ही आप समझ सकते हैं कि कुछ आपकी दूध की बात की जा रही है। तो दूध की बात की जा रही है, मतलब ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है डेंसिटी ऑफ मिल्क इन रिलेशन टू वाटर। कितना दूध में पानी है ये बताया जा सकता है किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाइड्रोमीटर, किसी तरल पदार्थ की कुछ विशेषताओं को मापने के लिए उपकरण, जैसे इसका घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व पानी की तुलना में प्रति इकाई आयान वजन। ठीक है, पायरोमीटर या इंफ्रारेड थर्मामीटर गैर संपर्क तापमान के लिए एक उपकरण है। फिर पायरोमीटर भौतिकी के संदर्भ में मापी जाने वाली वस्तु से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, जो वस्तु के तापमान के समानुपाती होती है। फिर लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है जिसका उपयोग दूध की शुद्धता और या गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। वह पानी के संबंध में दूध पर घनत्व निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपके इसके हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका नॉर्मल ड्राई सेल। आपके क्या हो गया, जो आप सेल यूज करते हैं अपनी टॉर्च की बैटरीज में, कार में बच्चों की, तो उस सेल के बारे में क्वेश्चन आया है। तो इस सेल की पूरी मैंने वर्किंग यहाँ पे, पूरा सेल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे कर दिया, जिससे कि आपसे अगर उस सेल में ये पूछा जाए कि किस चीज का बना होता है कैथोड, किस चीज का बना होता है एनोड, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्या होता है, तो ये सारा आपको तब पता होगा जब आप पूरा ड्राई सेल पढ़े होंगे। तो चलिए आइए ड्राई सेल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि नॉर्मल ड्राई सेल हैज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का प्रेजेंट होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब आइए इसको सारा कुछ जान लेते हैं कि बाकी और चीजें इसमें क्या प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले अ ड्राई सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्टिंग ऑफ लो मॉइस्चर इमोबिलाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेस्ड। इसमें जो जनरली आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बहुत लिक्विड होता है, तरल होता है, एकदम पानी जैसा होता है। पर इसमें क्या है, ड्राई सेल जो आपका होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है पहली बात तो, जिसके अंदर इमोबिलाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि एक पेस्ट की फॉर्म में होता है, सफेद सफेद से रंग का, which restricts it from flowing. Due to this it is easily transportable. ठीक है, it can be classified primarily or as primary cell or the secondary cell। मतलब आपका जो ड्राई सेल्स होते हैं ये आपके प्राइमरी सेल्स भी हो सकते हैं और सेकेंडरी सेल्स भी हो सकते हैं। द प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी सेल होता है वो ना ही रीयूजेबल होता है ना ही रिचार्जेबल होता है, मतलब जो यूज एंड थ्रो वाले तो यूज एंड थ्रो वाले आपके प्राइमरी सेल हो गए। ठीक है, फिर आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे प्राइमरी सेल के, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, जिंक कार्बन सेल, एल्कलाइन बैटरी सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल्स, ये सब प्राइमरी सेल्स हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। फिर साथ ही साथ ये आपके इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि रीजनरेट हो जाती हैं जब इनको हम चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, निकल कैडमियम सेल, लिथियम आयन सेल, निकल मेटल हाइड्राइड सेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एक दो बार आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं कि ड्राई सेल एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल है जिसे पेस्ट के रूप में कम पानी वाले स्थिर इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इसे बहने से रोकते हैं। इसके कारण यह आसानी से परिवहन योग्य है। ठीक है, इसे प्राथमिक कोशिका या द्वितीयक कोशिका के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक सेल वह है जिसे ना तो पुनः प्रयोजन या ना ही रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे प्राथमिक सेल। जिंक कार्बन सेल, क्षारीय बैटरी, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। और द्वितीय सेल में क्या हो जाएगा, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पुनः जीवित किया जा सकता है। इन्हें बैटरी के चार्ज का उपयोग करके इन्हें रिचार्जेबल किया जा सकता है, जैसे जैसे आपके इतने सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं सारी हम इसमें जो हमने रिएक्शंस देखनी है, जो हमें देखना है कि क्या-क्या चीज़ों से वो बना होता है। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल कन्वर्ट्स द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर जो रसायन प्रेजेंट होता है इसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दे अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन होती है आपकी ड्राई सेल में, उसमें ऑप्शंस दिए थे कि ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है या कोई भी नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो कि आपके कैथोड और एनोड पे देखने को मिलती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल और इस पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आउटर मेटल कवरिंग। तो देख सकते हैं आप ये बाहर की जो मेटल कवरिंग है जो जिंक की बनी है, ये जो बात हो रही है ये जिंक। तो ये बाहर की कवरिंग जो है वो जिंक की बनी हुई है और ये एक तरह से एनोड की तरह एक्ट करता है, जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो आपकी जो बाहर की जो कवरिंग है वो एनोड है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ इसमें कैसे, अभी हमने पढ़ा था कि कैसा होता है, थोड़ा पेस्ट के फॉर्म में होता है, इमोबिलाइज होता है, जो कि मूव नहीं कर सकता एक जगह, जैसे आपका घर में टूथपेस्ट उस तरह का होता है, ठीक है। इनसाइड द जिंक मेटल के अंदर देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिंक क्लोराइड and ammonium chloride, ठीक है। it is the charge carrier of electricity as it contains negatively charged and positively charged ions। इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है। आपको मेन क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेटल रॉड की। मेटल रॉड क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। ये तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि मेटल रॉड किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। और साथ ही साथ ये सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसके अराउंड, इस मेटल रॉड के अराउंड आपको देखने को कुछ चीजें मिलेंगी। तो ये जो चीज प्रेजेंट होती है सराउंडेड बाय पेस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन। इसके इसकी ये ग्रेफाइट की रॉड जो कि कैथोड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये MnO2 और प्लस C से घिरा हुआ होता है। इट एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आप रिएक्शन देख लीजिए, सिंपल सी रिएक्शन है। ये जिंक क्या हो गया, जिंक Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और कैथोड पे क्या हो गया, MnO2 और ये होके इस तरह से निकल गया। बस मेन आपको क्या याद रखना है, मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, जितना इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है, आपकी रॉड किसकी बनी हुई है, फिर आपका जिंक क्या है, एनोड है कि कैथोड है, तो ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी है। यही सेम चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। इसको आई होप आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। सेम चीज है जो मैंने भी आपको इंग्लिश में समझाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि नॉर्मल ड्राई सेल हैज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ। तो आप क्या बता देंगे, अब इसमें क्या बता देंगे इसमें। अब आपने इसके क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं वापस से इस क्वेश्चन पे आई हूँ कि अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ आपका जिंक क्लोराइड भी होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और आपका जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी आउटर कवरिंग पे होता है प्रेजेंट। अगर आपको पूरा सेल का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप एक क्वेश्चन को कर पाएंगे ना, इसलिए सेल का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। आउटर कवरिंग है जो कि आपका किस तरह से एक्ट करता है, एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये MnO2 प्लस आपकी कार्बन, ये क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आपकी रॉड है ग्रेफाइट के रॉड के आजू बाजू क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आपका इधर इधर प्रेजेंट हो जाएगा, इसकी कोटिंग हो जाएगी किसकी, MnO2 और C की, ठीक है। तो ये आपकी ये सब चीजें जब आपको पता होंगी, जब आपको ड्राई सेल पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनमो। डायनमो क्या है, डायनमो एक तरह का जनरेटर होता है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी इसको देखा था, ठीक है, जनरेटर के नाम से देखा था। तो जनरेटर को ही डायनमो बोलते हैं कि डायनमो कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए अब देख लेते हैं जरा। तो ये जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर और डायनमो को मैंने अब यहाँ पर साथ में लिख दिया है, जिससे कि आप इसको रिलेट करके याद रखेंगे कि डायनमो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट है। जो भी करना है, स्टार लगाना है, जो भी करना है आप इस पे कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम्स में देखा है इन दोनों के ऊपर। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चीजों को कलेक्ट करो, आपके हिसाब से
करो कि आपको क्रिस्प चीज़ें मिलें, सही चीज़ें मिलें, तो वो सब थोड़ा टाइम लगता है। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लग रहा है और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि इसको बंद करें, कंटेंट को पढ़ें, तो ये सब चीज़ें भी आपको बतानी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इस मैच द फॉलोइंग को आपका होमवर्क है सभी लोगों का। अब इस होमवर्क को आप मुझे करके देंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए जान के क्वेश्चन दिया है और आप मुझे इसका आंसर, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर खुद छाटेंगे और आप इसका आंसर मुझे देंगे और मैं फिर आपका अपकमिंग जो वीडियो रहेगा वहां पर आपका कमेंट पिन करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब इसको देख भी लो एक बार कि डायनमो क्या है। डायनमो इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट इज यूज टू क्रिएट अ कंडक्टिंग करंट विद द हेल्प ऑफ अ कम्यूटेटर। तो डायनमो का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है एक तरह का, और ये यूज करते हैं करंट को कंडक्ट करने में और कम्यूटेटर की हेल्प से। देखो कुछ कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है डायनमो की, जैसे कि डायनमो जो है जनरेटर है जो कि वर्क करता है प्रिंसिपल पे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायनमो को इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, डायनमो एक प्रकार का विद्युत जनरेटर है जिसका उपयोग कम्यूटेटर की सहायता से प्रवाहकीय धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डायनमो या जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए डायनमो एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए। अब आइए देख लेते हैं वर्किंग ऑफ अ डायनमो, कि डायनमो कैसे वर्क करता है। तो डायनमो इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ कंडक्टिंग वायर बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम की तरफ चलेंगे। अ डायनमो इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ कंडक्टिंग वायर बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। यहाँ देखो, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपके मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इसके बीच में आपको ये स्पिनिंग कॉइल दिख रही है, ये कॉइल दिख रही है। अब ये क्या करे, और ये आपको क्या है, कम्यूटेटर है। तो ये जब मूव करेगी, इसके मूव करने से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जनरेट होगी। और इस वोल्ट मीटर में ये देखी जाए कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा स्पिनिंग कॉइल, और तब उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। चलिए आइए देख लेते हैं। Dynamo is created by placing a conducting wire between the north and the south pole of a permanent magnet according to a law of electromagnetism. When current carrying conductor is placed in a magnetic field, क्या बोला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, a current is produced in the conductor, therefore a changing magnetic field is produced by rotating the coil. आपको इसमें मेन देखो क्या चीज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्किंग ऑफ अ डायनमो में दो मैग्नेट्स ले रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट्स ले रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ये काम कर रही है। और ये जब कंडक्टर, जब उसके बीच में कंडक्टर को लाया जा रहा है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और जब वो ला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कॉइल रोटेट हो रही है। ठीक है, जैसे ही चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, रोटेट प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग coil. According to a law of electromagnetism, this changing magnetic field induces a current flow inside the current. इस वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ रहा है उसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। ड्यूरिंग दीज रोटेशंस टू पॉसिबल पोलैरिटीज आर जनरेटेड, एक नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी और एक पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी। वी नो दैट होता ही है उसमें, आपने देखा है सर्किट में क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वही बात कही गई है। वी नो दैट फॉर अल्टरनेटिंग करंट अ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड अ नेगेटिव पोलैरिटी मस्ट बी प्रेजेंट, हेंस दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स द अल्टरनेटिंग करंट। इस वजह से क्या है, अल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई नीली क्यों दिखाई देती है, तो इसका रीजन हो जाएगा कि आपका शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्स मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय द एटमॉस्फेयर। हमने देखा था अभी विब्योर में कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रेड लाइट आपके सारे विब्योर के फॉर्म में लाइट्स क्या है, स्कैटर हो रही है, व्हाइट लाइट प्रिज्म में जा रही है और स्कैटर होके सारे कलर्स में स्प्लिट हो रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो स्काई से हमारा सन की रेज आती हैं वो वाइट होती हैं, पर उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे आते आते स्कैटर होते होते हमको
कलर कुछ देखने को मिलता है, तो वो कलर देखने को मिलता है जैसे कि स्काई ब्लू है। ठीक है, स्काई ब्लू होने का कारण क्या हो गया कि शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर करता है ज्यादा और लॉन्ग वेवलेंथ के कंपैरिजन में। लॉन्ग वेवलेंथ किसकी थी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताई थी, रेड। रेड कलर क्या था, ये अगर मेरे पास ये प्रिज्म है, इसमें लाइट गई और ये ऐसे 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 स्प्लिट हो रही है, तो इसमें जो ऊपर क्या था, रेड था, नीचे था वॉयलेट। तो रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ थी। ठीक है, अगर मैं विब्यो लिखूं VIBGYOR, तो बी क्या है, नीचे है, इसका मतलब इसकी भी वेवलेंथ क्या है, कम है रेड से। तो इसलिए ये आपको यहाँ पे देखने को मिला कि शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस एटमॉस्फेयर में हल्का सा ब्लूइश होता है, हल्का सा वॉयलेट होता है, हल्का सा इंडिगो सा कलर होता है, मतलब स्काई का कलर कुछ इस नीचे वाले 3 कलर्स के आसपास का कलर देखने को मिलता है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका क्या बोलता है, just a second. Sunlight reaches the earth atmosphere and is scattered in all direction by the gases and the particles in the air. ठीक है, सनलाइट जो है अर्थ एटमॉस्फेयर को टच करती है, मतलब आती है और स्कैटर हो जाती है, उनका बिखराव हो जाता है क्योंकि उसमें गैस के पार्टिकल्स और प्रेजेंट है जो कि हवा में है। ठीक है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर एंड देन द अदर कलर बिकॉज इट ट्रेवल्स अ शॉर्टर स्मॉल वेव्स। वही बात जो मैंने अभी पिछला बताई। रीजन क्या है, इसका रीजन देख लो यहाँ पर। According to Rayleigh's law of scattering, the amount of scattering is inversely proportional to lambda 4. मतलब कितना amount of scattering is inversely proportional to lambda की power 4. ठीक है, मतलब रेड कलर का क्या था, लैम्डा सबसे ज्यादा था, लैम्डा ज्यादा था, तो उसकी अमाउंट ऑफ स्कैटर, अगर मैं रेड की बात करूं तो इसमें क्या था, आपका लैम्डा ज्यादा था, तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी खुद ब खुद। पर अगर मैं आपकी ब्लू लाइट की बात करूं या मैं अगर वॉयलेट की ही बात कर लेती हूं, तो मैंने अगर वॉयलेट की बात करी तो इसमें क्या था, आपका लैम्डा क्या था, कम था, लैम्डा कम था, तो आपका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। Thus, when the light from the sun travels through Earth atmosphere, the different wavelengths get scattered from their path through different amount, obeying the Rayleigh law of scattering. Since the wavelength of a blue color is approximately half the wavelength of a red color, आपने देखा था ना विब्योर, VIBGYOR, आर यहाँ है, बी यहाँ है, तो क्या लिखा है, सिंस द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, लगभग आधी है इसकी, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज 2 to the power 4 times more than the red light. ठीक है, ड्यू टू दिस द कलर प्रीडोमिनेट्स एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक, ये सब रीजन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में वायुमंडल तक पहुंचता है और हवा के सभी गैसों और कणों द्वारा सभी दिशाओं में बिखर जाता है। नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि यह छोटी छोटी तरंगों के रूप में यात्रा करता है। यही कारण है कि हमें अधिकांश समय नीला आकाश दिखाई देता है। कारण क्या हो गया, रेले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो रेले के प्रकीर्णन के नियम का पालन करते हुए विभिन्न तरंग दैर्घ्य अलग अलग मात्रा में अपने पथ से बिखर जाती हैं। चूंकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का लगभग आधा होता है, इसीलिए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लाल प्रकाश के लगभग कई गुना अधिक हो जाता है। इसके कारण से नीले रंग की प्रधानता होती है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी। इस इमेज से आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हुई होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सब रेज यहाँ से आ रही हैं, ऊपर की तरफ से आ रही हैं कि नहीं आ रही है। रेड लाइट क्या हो गई, पूरी यहाँ पर आ गई, येलो लाइट पूरी यहाँ आ गई, ये पूरी आ गई, ये पूरी आ गई। पर जो ब्लू लाइट है, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये सब क्या है, थोड़ी थोड़ी स्कैटर हो रही है, इधर से उधर, इधर से उधर स्कैटर हो रही है। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल स्कैटर कर रहे हैं ब्लू लाइट को ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, बाकी सब तो आ जा रही है। ऐसे इसके बाद एक है, इसके साथ साथ एक और चीज चलती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ब्लू हो गया हमारा देखने को स्काई, साथ साथ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है। तो इसका रीजन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक में
रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब तारों से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह लगातार दुर्लभ से सघन माध्यम की ओर जाता है, इसलिए प्रकाश की अपवर्तन होता है। वायुमंडल में होने वाले प्रकाश के इस अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक क्या है, एक आप मीडियम देख समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, रेयरर मीडियम है और यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से लाइट आने के बाद क्या हो जाती है, बेंड हो गई। ठीक है, अब जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बीच में क्या हो गई, ये लाइन आपकी, ये बीच की ये लाइन हो गई आपकी नॉर्मल की रेखा। तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल के पास है। अगर यही विपरीत हो जाएगा तो यहाँ से, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अगर मान लीजिए, एक और मैं बना दूं, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये डेंसर है और ये आपका रेयरर है। ठीक है, तो ये लाइट आई, यहाँ से लाइट आई तो ये बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ज्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कम है। तो ये चीज होती है किसकी, रिफ्रैक्शन की। तो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है एटमॉस्फेरिक में, रिफ्रैक्शन कंटिन्यूएशन में हो रहा है। आप देखो ये कंटिन्यूएशन में कैसे हो रहा है। ये लाइट आई स्टार की, जैसे ही यहाँ पे आई आपके एटमॉस्फेयर में, बेंड हो गई, फिर आई दूसरे एटमॉस्फेयर, फिर बेंड हो गई, फिर लेयर में आई, फिर बेंड हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे बेंड होती रहती है, कंटिन्यू ऐसे ऐसे बेंड हो रही है। तो ये क्या, टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट ये हो गया। तो इस कंटिन्यूएशन में बेंडिंग की वजह से टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस थे सारे बीपीएससी के, मैंने इधर उधर से कहीं नहीं डाले हैं, सारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। तो इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ डाउट रह जाता है तो जरूर पूछिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समय बस नजदीक आ गया है, आप सबको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।